फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के सामने मेरा पहला क्लास लाइव लेकर आई हूँ और आज भी मैं एक टॉपिक आपको ज्योग्राफी का लेकर आई हूँ। उसमें मैं आपको पवनों के बारे में बताऊंगी और पवनों के बारे में क्या, मैं एक्चुअल में उनकी दिशाओं के बारे में समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि पवनों की दिशा कैसी होती है। वही मैं आपको यहाँ समझाने जा रही हूँ। थोड़े एक डेमो क्लास है मेरी ये, और बाकी चीज़ों का क्लास में बाद में आपको डिटेल में सारी क्लासेस एक एक करके, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि विंड्स आज का टॉपिक है हमारा पवने। एक्चुअल में हवा एवं पवन, ठीक है, वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहती हूँ हवा एक्चुअल में है क्या। हवा क्या है कि विभिन्न गैसों के मिश्रण को हम हवा कहते हैं। सपोज दैट अभी मैं इस कमरे में हूँ तो मुझे लग रहा है कि मतलब फील हो रहा है कि मेरे ऊपर एक हवा का प्रेशर बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि बाल उड़ रहे हैं, समथिंग कुछ भी। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये हवा है। लेकिन जब बात करते हैं पवन की, तो पवन या पवने कि हवा से पवन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, या पवन और हवा में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक्चुअल में क्या है कि हवा की कोई दिशा नहीं होती है। जब कहते हैं कि वायु दाब में क्षैतिज विस्थापन, क्षैतिज अंतर, या कह सकते हैं कि वायु दाब में क्षैतिज रूप से अंतर होने के कारण हवा पवन में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। ये मैंने यहाँ ग्लोब खींचा हुआ है, आप कह सकते हैं इसको मैंने 0 डिग्री अक्षांश, इसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, सभी जानते हैं कि पृथ्वी को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। और ये जो रेखा है ये काल्पनिक रेखा है, ये पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं थी, हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई हुई है। कभी मैं अक्षांश और देशांतर की बड़ी क्लास होगी, इस पर क्लियर करूंगी ये रेखाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसका हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह सकते हैं। और ये 23.5 डिग्री हमारी हो गई मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे हमारी साउथ डायरेक्शन हो गई। क्या कह सकते हैं इसको, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये हमारा ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। जिधर सूरज निकलता है वो दिशा हमेशा ईस्ट होती है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे पवन में परिवर्तित होती है। ठीक है, हम बहुत छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि सूर्य की किरणें वर्ष भर, जबकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए, स्टडी के लिए बताया गया है कि 0 से 5 डिग्री सूर्य की किरणें वर्ष भर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। लंबवत मतलब सीधी पड़ती है इस तरीके से। तो ये एरिया वर्ष भर सूर्य के प्रकाश में रहता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य यहाँ से जब मूवमेंट करता है उत्तरी ध्रुव की ओर, तब भी यहाँ से होकर गुजरता है। जब उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तब भी ये विषुवत रेखा से गुजर के जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वर्ष भर विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जिस एरिया में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो वहाँ का क्या होगा, एरिया जो है बहुत ज़्यादा गर्म होगा। गर्म होने की कंडीशन में क्या होगा कि जब यहाँ का तापमान, यानी आप कह सकते हैं कि तापमान ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी आप इस एरिया का इस एरिया में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी। जैसे कि हवा जब गर्म होगी तो हवा गर्म होकर क्या होगा, हल्की होगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी इस तरीके से। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हवा निम्न वायु दाब का क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जहाँ लंबवत पड़ रही है वहाँ ज़्यादा गर्म होने से हवा गर्म होकर हल्की होगी और ऊपर उठेगी, तो ये क्षेत्र खाली हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हवा का यानी हवा या पवन जो भी है, इसका एक रूल है कि हमेशा हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की ओर चलेगी, यानी कि जहां पर, एक बार मैं एक साफ डायग्राम बना देती हूँ। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री, और ये हो गया आपका साउथ 23.5 डिग्री, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, ये हो गया साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, और ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। तो मैंने आपको बताया था, जैसे सूर्य की किरणें जिस क्षेत्र में लंबवत पड़ती है वो क्षेत्र हमेशा सूर्य के प्रकाश से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होने के बाद वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की जो हवा थी वो हल्की होकर ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। जब हल्की होगी तो ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। ऐसी कंडीशन में क्या है, ये एरिया हवा से खाली हो जाता है। यहाँ पर एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। तो हवा का एक रूल है कि हवाएं हमेशा, हवाएं कह सकते हैं, पवने भी आप कह लीजिए कि पवने हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से, उच्च वायुदाब क्षेत्र से हमेशा निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। निम्न वायुदाब, तो जैसे कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ा, यहाँ के एरिया गर्म हुआ और यहाँ की हवा गर्म होकर हल्की हुई, हल्की होकर मतलब ऊपर को उठी और ये उच्च ध्रुवीय मतलब उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में गई। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे खाली होने के बाद जो यहाँ की जो हवा थी, यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट थी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम है, इसलिए यहाँ से फिर हवाएं तुरंत ही खाली जगह भरने के लिए यहाँ से चलती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हवाएं क्या है, जैसे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर आपका हमेशा हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर रहता है, यानी उच्च ताप और निम्न वायुदाब। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यदि आप किसी कमरे में हैं, ठीक है, आपके साइंस का रूल कहता है कि आप किसी कमरे में, या कह सकते हैं कि किसी ट्यूब में, ये जो टायर है, इसमें यदि आप हवा भरते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हाई प्रेशर होगा तो आपका टेम्परेचर भी हाई होगा। जब ऐसी कंडीशन में होता है क्या कि जब हाई प्रेशर के बाद जब आप हवा ज़्यादा भरेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टायर फूट जाता है। लेकिन ये एक आइडियल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ साइंस में या फिजिक्स में अप्लाई होती है। ज्योग्राफी में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ज्योग्राफी हमेशा एक खुले वातावरण में होती है। तो आप ये समझिए कि आप कहीं पर बैठे जहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी और क्या होगा, हवा का प्रेशर कम होगा। एक बार फिर से, ठीक है, अब यहाँ से हवाएं जो हैं, ये 0 से 5 डिग्री का एरिया जो है हमेशा यहाँ पे हवाएं शांत रहती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ से हवाएं उठी और ये ऊपर के लिए गई। फिर अब आप कहेंगे कि ये इनकी दिशा कैसे बदलती है, तो आपको एक वैज्ञानिक थे फेरेल, उन्होंने सिद्ध किया था कि हवाएं जो हैं अपनी दिशा से उत्तरी गोलार्ध में जब ऊपर उठती है तो जो पृथ्वी का मोशन होता है, यानी पृथ्वी आपकी घूर्णन करती है, तो उन पर एक बल काम करता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल। उत्तरी गोलार्ध में जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो ये बल लगता है, उसके घूर्णन से जो बल लगता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसे फेरेल नामक एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि हवाएं ऊपर उठ के उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा से दाहिनी ओर हमेशा मुड़ेंगे, इस तरीके से। तो ये कंडीशन 5 डिग्री से ऊपर की है। ठीक है, तो जब अपनी इस तरीके से डायग्राम आएगा। ठीक है, तब इनकी दिशा क्या कहलाएगी, यहाँ पर आपका ईस्ट था, यहाँ पर वेस्ट था और ये साउथ था। अभी आप देखेंगे कि हवाएं जो थी, अभी मैं सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की बात कर रही हूँ, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो अभी जब हवा इस तरीके से उठी है, जब हवा हल्की होकर ऊपर उठी है, तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, आप देखेंगे कि साउथ से नॉर्थ थी। ठीक है, यानी हवा हमेशा, हवा की दिशा वहाँ से काउंट की जाती है जहाँ से उसका उत्पत्ति स्थल होता है, यानी उसका ओरिजिन होता है। आप देखें कि हवा यहाँ से उत्पन्न हुई है, तो आप जब नॉर्थ साउथ की पोजीशन देखेंगे तो पाएंगे कि ये दक्षिण है, यानी साउथ से हवा नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो अभी आप यदि कोई पूछेगा तो डायरेक्शन क्या है, तो हवा साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है। लेकिन जब इस पर कोरियोलिस बल काम करता है, जब हवा अपनी दिशा से दाहिनी ओर मुड़ती है इस कंडीशन में, तो अब ये मूवमेंट क्या हो गया, इसका जो डायरेक्शन है हवा का, वो क्या हो गया, साउथ वेस्ट, यानी ऐसे जाके ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो ये हो गई साउथ वेस्ट, ऐसे कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी पवन। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को कि
बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं कि नहीं हवा तो सीधे हमें दिखाई दे रही है कि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हवा की दिशा हमेशा वहां से काउंट की जाती है जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये हवा हमारी दक्षिण पश्चिमी हवा कहलाती है। अब फाइनली क्या है कि यहाँ पर जब ये स्थिति जब खाली हुई है तो ध्रुवों पे चूंकि हमेशा बर्फ जमी रहती है, उसका कारण ये है कि ध्रुवों पे सूर्य का प्रकाश वर्ष भर नहीं पहुंच पाता है। बाद में डिफाइन करूंगी या पृथ्वी की गति और पढ़ाऊंगी तब क्लियर होगा कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर कितने दिन रहता है, क्योंकि जब नॉर्थ और साउथ होता है, दक्षिणायन उत्तरायण वाली पोजीशन होती है, तो सूर्य 6 महीने उत्तरी ध्रुव पे रहता है, 6 महीने दक्षिणी ध्रुव पे रहता है। वो एक बड़ा टॉपिक मैं आपको लेकर आऊंगी। फाइनली ये मान के चलिए कि आइडियल कंडीशन में कि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ रहती है। जब यहाँ से लो प्रेशर से हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती है तो हाई प्रेशर से उसको फिल करने के लिए नीचे आती है। फिर फाइनली एक सिस्टम बन गया है कि ऐसे में बाहर बना देती जाएगा कि यहाँ पर हम लो प्रेशर था और यहाँ पर हाई टेम्परेचर था और लो प्रेशर था, क्योंकि हवा या गर्म हुई हल्की ऊपर उठ गई। फिर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम था, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हवा यहाँ उतरेगी, फिर जस्ट इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ भी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर रहेगा। ठीक है, ऐसे करके एक पूरा सिस्टम बन जाएगा। पूरा एक डिफाइन करूंगी और पूरा एक आपके लिए पूरा क्लाइमेटोलॉजी का एक चैप्टर लेकर आऊंगी, पवन और पवन की दिशा और उनसे उत्पन्न मानसून और कौन सी हवाएं हैं जो हमारे भारत में या पूरे वर्ल्ड लेवल पे मैं आपको मानसून सिस्टम पढ़ाऊंगी, खासकर इंडिया का मानसून। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ से जब हवा ये ऊपर जाएगी तो ये जगह खाली होगी, तो ऊपर से हवाएं भरने के लिए, इस प्लेस को भरने के लिए ऐसे आएंगी। तो अभी तक यहाँ से भी हवाएं उठ रही थी, ऐसे उठ रही थी, तो आप इनको देखोगे ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, लेकिन कॉरेलियस इफेक्ट क्या कहता है कि हवाएं जब नीचे की ओर उतरेंगी तो यहाँ से अपने बाईं ओर हो जाएंगी। तो ये जो दिशा कहलाएगी, अब आप देख लीजिए, यहाँ पर नॉर्थ था और यहाँ पर आपका ईस्ट था, तो ये आपकी उत्तर पूर्वी हवाएं कहलाएंगी। ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट पर में। अब फाइनली ये क्लियर हो गया कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, और जहां पर लो प्रेशर बनेगा वहां से फिर हाई प्रेशर से हवाएं उसको चारों तरफ से भरने के लिए आ जाएंगी। हवाओं का ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी कह सकते हैं, जलवायु विज्ञान पर बहुत बड़ा रोल है। इसी के थ्रू हम वायु राशियाँ, आपकी जेट स्ट्रीम, मानसून, बाकी टॉपिक समझेंगे। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बता दिया कि हवाओं की डायरेक्शन कैसे है, और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि भारत के मानसून पर इन हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है और इनसे कैसे भारत का मानसून आता है। तो आज का ये मेरा एक डेमो क्लास था, मैं यहीं पर इसको स्टॉप करना चाह रही हूँ। और आप लोगों से यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अगला क्लास आपको जल्दी लेकर आऊँगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मेरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।